महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, धरती सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त देती है, लेकिन सबके लालच के लिए नहीं। ये बात आज बहुत मौजू लगती है ना? जी हाँ, बिल्कुल, खासकर जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हों। सही कहा। और आज हम ऐसे ही एक अहम मुद्दे पर, सरकार के एक हालिया फैसले पर गहराई से बात करने वाले हैं। फैसला यह है कि कुछ खास किस्म के खनिज हैं, रणनीतिक और परमाणु खनिज, उनसे जुड़े जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में जो जन सुनवाई होती है उससे छूट दे दी गई है। जी। और हमारी ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक अहम लेख पर आधारित है। ये विषय देखिए न सिर्फ पॉलिसी में रुचि रखने वालों के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। इसमें गवर्नेंस, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, कई पहलू जुड़ते हैं। तो आज हम इसी फैसले को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों है, इसका असल मतलब क्या है और इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है? बिल्कुल ठीक। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 सितंबर को एक ऑफिस मेमोरेंडम मतलब कार्यालय ज्ञापन जारी किया। क्या है इसमें? जी, देखिए, इस ज्ञापन का जो सार है वो ये है कि जो एटॉमिक मिनरल्स हैं, यानी परमाणु खनिज, और जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, मतलब महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज, इनके खनन से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके लिए अब जो पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA प्रक्रिया होती है, उसके तहत होने वाली जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग, वो अब अनिवार्य नहीं रहेगी। अच्छा, अनिवार्य नहीं रहेगी। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जन सुनवाई को पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया का एक, आप कह सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण अंग माना जाता रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये कदम उठाया क्यों? मतलब इसके पीछे वजह क्या बताई गई है? कोई खास कारण? देखिए, ये फैसला अचानक नहीं आया है। जैसा आपने कहा, इसके पीछे वजह हैं। मुख्य रूप से 2 बड़े सरकारी विभाग हैं। एक तो हमारा रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। हाल ही में इन दोनों विभागों ने मंत्रालय से ये अनुरोध किया था कि भाई इन खास खनिजों के खनन प्रोजेक्ट्स को जन सुनवाई से छूट दी जाए। अच्छा, तो इन विभागों ने खुद ये मांग रखी थी और उन्होंने इसका आधार क्या बताया? मतलब क्यों मांगी ये छूट? दोनों ने ही करीब एक जैसी बात कही। उन्होंने हवाला दिया राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक विचारों का, नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। उनका तर्क ये था कि ये जो खनिज हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए और सामरिक नजरिए से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनका खनन तेजी से होना चाहिए, बिना किसी देरी के। और जन सुनवाई की जो प्रक्रिया है, वो उनके हिसाब से इसमें देरी ला सकती है। समझ गया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतें सबसे ऊपर। लेकिन क्या ऐसा करने का कोई कानूनी आधार भी है? मतलब क्या हमारे पर्यावरण नियम इस तरह की छूट की इजाजत देते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में इसका जिक्र किया है। जो हमारी पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA अधिसूचना है 2006 के, और उसमें जो बाद में संशोधन हुए हैं, उसमें ये प्रावधान पहले से मौजूद है कि अगर कोई परियोजना राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई है या उसका कोई और रणनीतिक महत्व है, तो उसे जन सुनवाई की प्रक्रिया से छूट दी जा सकती है। अच्छा। तो सरकार ने इसी प्रावधान का इस्तेमाल किया है। ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि जो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 है, यानी MMDR एक्ट, उसके पहली अनुसूची के भाग B में जो परमाणु खनिज हैं और भाग D में जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज हैं, उन सब से जुड़ी हुई सभी खनन परियोजनाओं पर यह छूट लागू होगी। ये समझना महत्वपूर्ण है। तो मतलब कानून में पहले से ये गुंजाइश थी जिसका अब इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा सा उनके लिए जो शायद इस प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ ना हो, क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं कि ये जन सुनवाई आखिर होती क्या है और अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या नहीं होगा? जरूर। देखिए, EIA अधिसूचना के तहत जन सुनवाई एक औपचारिक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, उससे जो लोग या समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं, उनकी चिंताओं को, उनकी आपत्तियों को, उनके सुझावों को सुना जाए, उन पर विचार किया जाए। अच्छा। इसके लिए आम तौर पर क्या होता है कि परियोजना स्थल के पास सार्वजनिक बैठकें होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स, और साथ ही जो दूसरे हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, जैसे पर्यावरणविद हो गए या NGO या कोई भी जो उसमें रुचि रखता है, उनसे लिखित में भी प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है पारदर्शिता लाना
और जो स्थानीय चिंताएं हैं उनको प्रोजेक्ट की प्लानिंग में शामिल करना। अब इस नए फैसले के बाद ये जो खास खनिज है, परमाणु, महत्वपूर्ण और राजनीतिक, इनके खनन प्रोजेक्ट्स के लिए ये पूरी सार्वजनिक परामर्श वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो मतलब स्थानीय लोगों से, समुदायों से सीधे बात करने का, उनकी राय जानने का जो एक तरीका था, वो इन मामलों में अब नहीं होगा। जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इन प्रोजेक्ट्स की कोई जांच पड़ताल ही नहीं होगी? क्या इनका पर्यावरण पर असर का कोई आकलन नहीं होगा अब? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात ज्ञापन में साफ तौर पर कही भी गई है। जन सुनवाई से छूट मिली है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनकी पर्यावरणीय जांच नहीं होगी या इन्हें बस ऐसे ही मंजूरी मिल जाएगी। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन अभी भी होगा। और ये मूल्यांकन कौन करेगा? संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां, यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज या EACs। बल्कि ज्ञापन में तो ये कहा गया है कि ये मूल्यांकन व्यापक होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। और इसमें एक और खास बात भी है शायद, कि ये मूल्यांकन किस स्तर पर होगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञापन में ये साफ किया गया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन, चाहे उनका साइज कुछ भी हो, लागत कुछ भी हो, वो केंद्रीय स्तर पर ही किया जाएगा, सेंट्रल लेवल पर। अच्छा। आमतौर पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से तय होता है कि मूल्यांकन राज्य स्तर पर होगा या केंद्र स्तर पर। लेकिन इन रणनीतिक खनिजों के मामले में सारी परियोजनाएं केंद्रीय EAC ही देखेगी। तो जांच की प्रक्रिया तो है, लेकिन उसका रूप बदला है। पब्लिक वाला हिस्सा हट गया है और एक्सपर्ट मूल्यांकन पर ज्यादा जोर है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। समझते हैं कि ये जो दो मंत्रालय थे, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग, इन्होंने अपने अनुरोध में क्या ठोस तर्क दिए थे। पहले रक्षा मंत्रालय की बात करें, उनकी क्या चिंताएं थीं? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 4 अगस्त को अपना अनुरोध भेजा था पर्यावरण मंत्रालय को। उसमें उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, RES। उन्होंने बताया कि ये तत्व आजकल की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके लिए कितने जरूरी हैं। जैसे निगरानी और नेविगेशन के उपकरण होते हैं, रडार, सोनार, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। जी, और जो सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, लड़ाकू जहाज़ों और मिसाइलों में जो डिस्प्ले लगते हैं, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में जो खास तरह के माउंटिंग सिस्टम होते हैं, और यहाँ तक कि जो सटीक निशाना साधने वाले हथियार होते हैं, जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब या मिसाइलें, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, उनको बनाने में भी ये लगते हैं। तो लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, आधुनिक रक्षा में इनकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और फिर सप्लाई को लेकर उनकी क्या चिंता थी? हाँ, यही पर असली मुद्दा आता है। रक्षा मंत्रालय ने ये बताया कि भारत में इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अपने जो स्रोत हैं वो बहुत सीमित हैं, बहुत कम है। और दुनिया भर में भी देखें तो इनकी जो सप्लाई है वो कुछ ही देशों में केंद्रित है, खास तौर पर चीन में। हाँ, ये बात तो है। तो इस वजह से इस भौगोलिक एकाग्रता के कारण भारत के लिए हमेशा एक आपूर्ति का भारी जोखिम बना रहता है, ह्यूज सप्लाई रिस्क। मतलब पॉलिटिकल टेंशन हो जाए या सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ जाए तो हमारी रक्षा तैयारियों पर सीधा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मंत्रालय का तर्क था कि देश की रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने घरेलू स्रोतों से, अपनी खदानों से इन तत्वों की एक स्थिर, एक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ये राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा का मामला है, इसलिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और जन सुनवाई से छूट दी जाए। ये तर्क तो काफी वजनदार लगता है, खासकर आज के समय में। अच्छा, अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की, DAE की। उनके पत्र में किन चीजों पर जोर था? परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपना पत्र 29 अगस्त को भेजा था। उनका जो मुख्य फोकस था वो परमाणु खनिजों पर था, खासकर थोरियम पर। थोरियम, जैसा हम जानते हैं, मोनाजाइट नाम के खनिज से निकलता है। ये हमारे समुद्र तटों की रेत में मिलता है मुख्य रूप से। हाँ। DAE ने ये रेखांकित किया कि थोरियम भारत का जो महत्वाकांक्षी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, उसके तीसरे चरण के लिए मुख्य ईंधन है। और ये कार्यक्रम भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, और उनकी मांग का आधार क्या था? DAE ने कहा कि भारत को अपने परमाणु ऊर्जा के जो लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का उत्पादन बढ़ाने की तुरंत जरूरत है, अर्जेंट नीड है। इसके लिए ये जरूरी है कि जो मोनाजाइट वाली समुद्री रेत है, बीच सैंड मिनरल्स,
उनका खनन और यूरेनियम के जो नए भंडार हैं उनको जल्द से जल्दी विकसित किया जाए, चालू किया जाए। तो प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्होंने भी यही मांग की कि इन परमाणु खनिजों से जुड़े जो खनन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जन सुनवाई से छूट दी जाए। उनका तर्क भी लगभग वैसा ही था कि ये राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के खनिज हैं, इसलिए इनकी खनन प्रक्रिया आसान और तेज होनी चाहिए। जी, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो फैसला है ये देश के दो बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों रक्षा और परमाणु ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। जी, लेकिन शायद इसे सिर्फ इन दो विभागों के अनुरोध तक ही देखना सही नहीं होगा। क्या ये सरकार का जो एक बड़ा फोकस चल रहा महत्वपूर्ण खनिजों पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर, उसका भी हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस फैसले को उस बड़ी तस्वीर में देखना बहुत जरूरी है। सरकार पिछले कुछ समय से क्रिटिकल मिनरल्स के घरेलू अन्वेषण पर, उनके खनन पर बहुत जोर दे रही है। ये वो खनिज है जो आज की एडवांस्ड इकोनॉमी के लिए, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे बैटरी बनानी है, सोलर पैनल बनाने हैं, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। लेकिन इनकी सप्लाई थोड़ी रिस्की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। जो हमारा खान और खनिज अधिनियम है, MMDR एक्ट, उसमें भी बदलाव करके इन महत्वपूर्ण खनिजों की एक लिस्ट बनाई गई है। एकदम सही। MMDR एक्ट के अनुसूचियों में अब 24 ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट है। इसमें लिथियम है जो बैटरी के लिए बहुत ज़रूरी है, कोबाल्ट है, निकल, ग्रेफाइट, टंगस्टन, टाइटेनियम, वेनेडियम, कई सारे हैं। और सरकार अब इनके खनन में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 34 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी भी सफलतापूर्वक पूरी की है। और शायद एक नेशनल मिशन भी शुरू हुआ इस पर। जी हाँ, इसी साल की शुरुआत में सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसकी स्थापना को भी मंजूरी दी है। इस मिशन का मकसद है इन खनिजों का पता लगाना, खनन करना, उनको प्रोसेस करना और उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। और इसके लिए अच्छा खासा बजट भी रखा गया है 2024-25 से 2030-31 तक के लिए, करीब 16,300 करोड़ रुपए। बाप रे! तो आप देख सकती हैं कि ये जो जनसुनवाई से छूट वाला कदम है, ये सरकार की इसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। लक्ष्य यही है कि इन रणनीतिक रूप से अहम संसाधनों तक हमारी पहुंच तेज हो, सुनिश्चित हो। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं। इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो इस फैसले के मायने क्या निकलते हैं? ये किस तरह के पॉलिसी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, यहाँ 2-3 बातें साफ तौर पर उभर कर आ रही हैं। पहला तो ये कि ये निर्णय बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार कम से कम इन खास खनिजों के मामले में परमाणु महत्वपूर्ण और रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा को, रणनीतिक स्वायत्तता को और संसाधन निकालने की गति को, जो स्थापित पर्यावरण परामर्श प्रक्रियाएं हैं जैसे कि जन सुनवाई, उन पर प्राथमिकता दे रही है। ये एक तरह का पॉलिसी बैलेंस है जिसमें फिलहाल पलड़ा रणनीतिक तात्कालिकता की तरफ झुकता दिख रहा है। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि ये जो विकास के लक्ष्य हैं या कहें रणनीतिक लक्ष्य हैं और जो पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं, उनके बीच जो एक स्वाभाविक तनाव रहता है, इनहेरेंट टेंशन, उसको ये उजागर करता है। जन सुनवाई प्रक्रिया का मुख्य काम ही यही था कि वो इन पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को, जैसे स्थानीय पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, लोग विस्थापित होंगे या नहीं, उनकी आजीविका का क्या होगा, इन सबको सामने लाए और उनके समाधान का एक मंच दे। सही। अब वो मंच इन मामलों में हट गया है, तो इन चिंताओं को उठाने का एक औपचारिक सरकारी रास्ता वो बंद हो गया है। क्या ये किसी बड़ी प्रवृत्ति, किसी लार्जर ट्रेंड का हिस्सा है? हाँ, ऐसा लगता तो है। ये फैसला उस व्यापक ट्रेंड का भी हिस्सा लगता है जिसके तहत सरकार जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली परियोजनाएं हैं या जो बड़े पैमाने की परियोजनाएं हैं, उनके लिए मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहती है, स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, तेज करना चाहती है। हमने पहले भी देखा था कि खान मंत्रालय के कहने पर पर्यावरण मंजूरी का जो ऑनलाइन पोर्टल है, परिवेश, PARIVES, हाँ वो ऑनलाइन सिस्टम जी, जिससे सारे क्लियरेंस के आवेदन वगैरह मैनेज होते हैं, उस पर इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक अलग, एक फास्टर ट्रैक वाली कैटेगरी बनाई गई थी। तो ये कदम भी उसी दिशा में जाता हुआ लग रहा है। तो संक्षेप में अगर कहें तो पूरी तस्वीर ये बन रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों का हवाला देते हुए और रक्षा व परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों के कहने पर
सरकार ने परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन को पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में जन सुनवाई की अनिवार्यता से छूट दे दी है। जी। हालांकि ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स का केंद्रीय स्तर पर एक्सपर्ट कमिटीज द्वारा व्यापक मूल्यांकन जारी रहेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे सरकार राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है और इस कोशिश में किस तरह के पॉलिसी निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल, इसके संभावित फायदे और नुकसान दोनों का विश्लेषण करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी बातचीत से आपको इस काफी जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी ये गहरी पड़ताल देखते रहें। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थोड़ा रुक कर सोचते हुए ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। हम ये मानते हैं कि इन खनिजों का रणनीतिक महत्व है, इनकी सप्लाई सुनिश्चित करना देश के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि खनन प्रक्रिया को तेज करने की और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत को स्थानीय पर्यावरण और जो प्रभावित समुदाय हैं उनकी वास्तविक चिंताओं के साथ कैसे संतुलित किया जाएगा, खासकर तब जब जन सुनवाई जैसी एक औपचारिक सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। क्या सिर्फ विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाने वाला व्यापक मूल्यांकन बिना सीधे पब्लिक इनपुट के जमीनी हकीकत और जो संभावित नकारात्मक प्रभाव है उनका पूरी तरह से आकलन कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये एक बड़ा सवाल है। ये पॉलिसी बैलेंस साधने की और उसके प्रभावी न्याय संगत कार्यान्वयन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर आगे भी गंभीरता से सोचने की जरूरत होगी।